Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series, I am going to deliver a very important talk, how to write a good research paper. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज व्याख्यानमाला की श्रृंखला में विशेषकर शोध छात्रों के लिए, रिसर्च स्कॉलर के लिए जो एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक विशेष व्याख्यान में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, हाउ टू राइट ए गुड रिसर्च पेपर। अभी पिछले सप्ताह हमारे कॉलेज में एक दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जो विशेषकर रिसर्च एरिया पे फोकस थी, जिसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखें, रेफरेंस कैसे लिखें, लिटरेचर कैसे कलेक्ट करें, रिसर्च पेपर क्या होते हैं, रिसर्च आर्टिकल क्या होते हैं, रिव्यू पेपर क्या होते हैं। तो उन सभी पहलुओं पे पूरे 5-6 घंटे का मंथन चला था और उसी में ये व्याख्यान मैंने डिलीवर भी किया था। फिर बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि क्यों ना इस पे एक छोटा एक वीडियो बना के बच्चों के साथ शेयर किया जाए, तो इसी पर्पज़ हेतु ये मैं व्याख्यान आपके लिए आज लेके आया हूँ, हाउ टू राइट ए गुड रिसर्च पेपर। एक रिसर्च पेपर जो होता है उसके सीक्वेंस में जो कंटेंट है वो इस प्रकार है। सबसे पहले टाइटल, इसके बाद में ऑथर्स नेम और डेजिग्नेशन, इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट, फिर कीवर्ड्स, फिर इंट्रोडक्शन, फिर मटेरियल्स एंड मेथड, इसके पश्चात रिजल्ट, फिर डिस्कशन, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। इन सभी पे मैं एक एक करके संक्षेप में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहला एस्पेक्ट है जैसे टाइटल। अब कोई भी रिसर्च पेपर है उसका एक डेफिनेटिव टाइटल होता है। टाइटल कैसे लिखें, टाइटल के बारे में किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो टाइटल बहुत ही छोटा और इम्प्रेसिव होना चाहिए। आपने 5-6 लाइन का यदि टाइटल दे दिया तो वो पेपर इतना इफेक्टिव नहीं होता है, उसका टाइटल इतना इम्प्रेसिव नहीं होता है। तो टाइटल जितना छोटा हो उतना ही अच्छा रहता है, और जहां तक संभव हो 30 शब्दों से ज्यादा टाइटल नहीं होना चाहिए। वैसे 15 शब्द ही काफी है, 15 शब्द 18 शब्द, लेकिन फिर भी जरूरत पड़े तो 30 शब्दों से ज्यादा टाइटल नहीं होना चाहिए। और टाइटल के अंदर स्टडी एरिया जहां पर आप अपना वर्क कर रहे हो वो जरूर मेंशन होना चाहिए, विशेषकर जब आप इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ पे आप काम करने जा रहे हैं। जैसे कि ये टाइटल है इंडियन ब्लैक आइबिस, और इसके ब्रीडिंग बायोलॉजी से रिलेटेड जैसे कोई पेपर है, और ये वर्क मान लीजिए राजस्थान के एरिड जोन में किया गया है, तो इसका टाइटल इस तरह हो सकता है, स्टडी ऑन ब्रीडिंग बायोलॉजी ऑफ इंडियन ब्लैक आइबिस, शूड आइबिस पेपिलोसा इनहेबिटिंग द एरिड जोन ऑफ राजस्थान। इसी टाइटल को यूं भी लिख सकते हैं, स्टडी ऑन ब्रीडिंग इकोलॉजी ऑफ इंडियन ब्लैक आइबिस, स्टडी ऑन ब्रीडिंग बिहेवियर ऑफ इंडियन ब्लैक आइबिस, स्टडी ऑन ब्रीडिंग क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन ब्लैक आइबिस। अभी एरिड जोन है, इसमें मान लीजिए ये वर्क सपोज चूरू डिस्ट्रिक्ट में किया है, या चूरू के आसपास के जो शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें किया गया है, तो इस टाइटल को आप यूं भी कर सकते हो कि द स्टडी ऑन ब्रीडिंग बायोलॉजी ऑफ इंडियन ब्लैक आइबिस इन एंड अराउंड चूरू सिटी, या इन शेखावाटी रीजन ऑफ राजस्थान। पूरे ब्लैक आइबिस पे एक बहुत ही शॉर्ट टाइटल, बहुत ही सुंदर टाइटल बन सकता है, इकोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ इंडियन ब्लैक आइबिस। अब आप देखो कितना छोटा टाइटल है, कितना इंप्रेसिव है। तो किसी भी पेपर का टाइटल लिखते समय या ध्यान में रखें, टाइटल छोटा हो, उसकी लैंग्वेज बहुत इंप्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा लेंदी टाइटल्स नहीं हो, 15 शब्द 18 शब्द सफिशियंट है, और फिर भी आवश्यकता पड़े तो 30 शब्दों से ज़्यादा टाइटल नहीं होना चाहिए। और आपका जो पर्टिकुलर रिसर्च एरिया है, विशेषकर जब एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वर्क हो, तो वो स्टडी एरिया भी इस टाइटल के अंदर मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद टाइटल के नीचे फिर ऑथर्स नेम और डेजिग्नेशन।
अब ऑथर्स नेम में भी कई बार सिंगल ऑथर के रिसर्च पेपर होते हैं, कई बार रिसर्च गाइड और उनके रिसर्च स्कॉलर्स के नाम होते हैं, कई बार कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें 20-20, 30 साइंटिस्ट हैं वो काम करते हैं। तो ऑथर का, सभी ऑथर्स का नाम है उसमें मेंशन करना चाहिए। अब इसमें फर्स्ट जो नंबर पे जो नेम है ये सोल ऑथर होते हैं इस पेपर के, और बाकी के जो नाम है वो सब्सिडियरी होता है। जैसे ये जो टाइटल मैंने दिया, स्टडी ऑन ब्रीडिंग बायोलॉजी ऑफ इंडियन ब्लैक आइबिस, सूडाइबिस पेपिलोसा इनहेबिटिंग द एरिड जोन ऑफ राजस्थान। अब ये पेपर जैसे इसमें 3 ऑथर है, केसी सोनी जैसे मेरा नाम है, एएन शर्मा ये मेरे गाइड हैं, वीसी सोनी ये मेरे मेंटर है, और अब ये 3 जैसे नाम आ गए, केसी सोनी, एएन शर्मा एंड वीसी सोनी। अब इन ऑथर्स का एफिलिएशन डिपार्टमेंट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन सी है वो भी इसमें मेंशन होना चाहिए। अब जैसे केसी सोनी मैंने 1 नंबर दिया है, एएन शर्मा में 1 नंबर दिया है, वीसी सोनी में 2 नंबर लगाए हैं। इट मीन्स केसी सोनी और एएन शर्मा ये एक ही कॉलेज से हैं, एक ही यूनिवर्सिटी से हैं, एक ही डिपार्टमेंट से हैं। तो यहाँ पर हमारे डिपार्ट का मैंने नीचे क्लियर कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, लोहिया पीजी कॉलेज चूरू, राजस्थान, पिन कोड है इंडिया। वीसी सोनी सर है ये सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट में जूलॉजी के प्रोफेसर है। तो इनका एड्रेस हो गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेस, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट, गुजरात, इंडिया है। अब इस ऑथर्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑथर है जिसके साथ कम्युनिकेशन किया जा सकता है ईमेल्स के द्वारा, तो इसको मैंने जैसे स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे केसी सोनी। इट मीन्स इस पेपर के बारे में जो भी स्कॉलर्स कोई डिटेल जानना चाहे, रीप्रिंट मांगना चाहे, तो वो इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सभी ऑथर है, सभी का ईमेल एड्रेस देना थोड़ा वो जस्टिफाई भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये टाइटल हो गया। टाइटल के बाद में ऑथर्स नेम और उनका डेजिग्नेशन। इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट। हर पेपर में आपने देखा होगा टाइटल के नीचे फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट है ये, वैसे देखा जाए तो पूरे पेपर की जान होती है, लेकिन पेपर पहले लिखा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट बाद में लिखा जाता है। जिस तरह कोई भी आपने फॉरेन बुक्स पढ़ी होगी, बायोकेमिस्ट्री की, फिजियोलॉजी की, और हर पुस्तक के स्टार्टिंग में प्रीफेस है, प्रस्तावना के जैसे 2-3 पेजेस होते हैं। अब ये प्रीफेस के जो पेपर है, जो पेजेस है, ये बुक के स्टार्टिंग में होते हैं, लेकिन लिखे जाते हैं ये बाद में। किताब जब पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में प्रीफेस लिखा जाता है। इसी तरह एक रिसर्च पेपर में पूरा पेपर जब लिख लिया जाता है, एडिट हो जाता है, प्रूफ एरर्स चेक हो जाता है, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, लेकिन ये पेपर के स्टार्टिंग में इसको फिट किया जाता है। अब एब्स्ट्रैक्ट लिख लेने के लिए कुछ कॉमन बातें हैं जो एक स्कॉलर को ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, इसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखते समय आप अन्य पेपर्स की भी रीडिंग करें। आप जिस पेपर में, जिस रिसर्च जर्नल में मान लिया पेपर छपवाना चाहते हैं, तो उस पेपर में छपे हुए जितने भी 5-10 पेपर है, पहले उनके एब्स्ट्रैक्ट को आप रीडिंग करें। इसके पश्चात उस जर्नल में एब्स्ट्रैक्ट के बारे में रिक्वायरमेंट कैसी है, क्यों कई बार मैंने जर्नल में देखा है कि ऊपर एब्स्ट्रैक्ट हेडिंग ही नहीं दिया जाता है और रनिंग लैंग्वेज में वो इंट्रोडक्शन के साथ समाहित होता है। कुछ जर्नल में ऊपर एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, उसके नीचे फिर एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट होता है। तो सबसे पहले आप उस जर्नल की रिक्वायरमेंट कैसी है, उनको एब्स्ट्रैक्ट कैसा चाहिए, कितने शब्दों में चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया उस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए, तो डबल चेकिंग इसकी बहुत जरूरी है। और राइट द एब्स्ट्रैक्ट आफ्टर यू फिनिश राइटिंग द पेपर। जब आपका रिसर्च पेपर कंप्लीट हो जाता है, उसकी राइटिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में एक एब्स्ट्रैक्ट को लिखा जाता है। लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट को लिखने में ये 4 बातें हैं, 4 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो पर्पस, आपका जो रिसर्च वर्क है उसका पर्पस क्या है, वो पर्पस इस एब्स्ट्रैक्ट में स्टार्टिंग में मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा आपने उस रिसर्च वर्क में आपने कौन सी मेथोडोलॉजी काम में ली है, आपने मेथोडोलॉजी खुद डेवलप की है या किसी अदर साइंटिस्ट की मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की है, वो मेथोडोलॉजी इसके अंदर जरूर मेंशन करें। लेकिन इसमें ध्यान रहे, इसमें रिसर्च ऑथर्स का नाम नहीं देवे है। जैसे
दिस वर्ड इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ बुक रिटन बाय सालिम अली। अब इसे ऑथर नेम आ गया। ऑथर नेम की इसमें कोई जरूरत नहीं है। आपकी खुद की यदि इंडिजिनस टेक्निक आपने कोई डेवलप की है, कोई तरीका आपने इजाद किया है, तो वो इसमें आप जरूर मेंशन करें। इसके अलावा आपका जो रिजल्ट है कॉन्क्रीट रिजल्ट है, क्यों कई बार रिजल्ट भी 5-5, 10-10 पेजेस के होते हैं और उस टोटल रिजल्ट को एक आधे पेज में कंक्लूड करना ये भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इस केस में उस रिसर्च पेपर की जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है उनको यहाँ पर मेंशन करना चाहिए, और उस रिसर्च पेपर का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट के अंत में जरूर मेंशन करना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट के लिखते समय इन 4 बातों को आप जरूर ध्यान में रखें। व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी विच यू यूज्ड, व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ योर वर्क, एंड राइट द कंक्लूजन इन वेरी ब्रीफ। और आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है ये 300 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 300 शब्द ही बहुत है। 300 शब्द का मतलब 30 प्रिंटेड लाइन होगी। एक लाइन में कम से कम 10 वर्ड्स आते हैं टाइपिंग, ये मान के चलें। तो 300 शब्दों में एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है। आपका वर्क यदि बहुत डीप वाला है, पेपर में नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है, उस केस में 300 शब्दों का जो एब्स्ट्रैक्ट है ये सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी 150 से 200 शब्दों का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो काफी सफिशिएंट होता है, काफी अनफ है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद में कीवर्ड्स। कीवर्ड से 5 से लेके 8 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गूगल पे जब हम कोई भी रिसर्च पेपर सर्च करते हैं तो छोटे छोटे उसमें कमांड देते हैं। जैसे इस पेपर से रिलेटेड कीवर्ड्स मैंने बनाई है, ब्रीडिंग बायोलॉजी, ब्लैक आइविस, एरिड जोन, राजस्थान, इंडिया। अब मान लीजिए आपने गूगल के अंदर, गूगल सर्च इंजन में आपने ब्रीडिंग बायोलॉजी जैसे टाइप किया, तो ब्रीडिंग बायोलॉजी से जितने भी रिलेटेड लाखों पेपर है वो सारे खुल जाएंगे। आपने कमांड दिया ब्रीडिंग बायोलॉजी ब्लैक आइविस, तो ब्लैक आइविस के ब्रीडिंग बायोलॉजी से रिलेटेड जितने पेपर्स हैं वो सारे खुल जाएंगे। फिर आपने राजस्थान टाइप किया, इसका मतलब राजस्थान में ब्लैक आइविस से संबंधित कोई रिसर्च वर्क हुआ है क्या, उससे रिलेटेड वेबसाइट खुल जाएगी। तो कीवर्ड है ये बहुत छोटे होने चाहिए और मैक्सिमम 8 शब्दों तक, 8 से ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। और वैसे 5 वर्ड है काफी है। तो आपका इसमें टाइटल के बारे में अपना डिस्कशन हो गया, ऑथर के बारे में डिस्कशन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन हो गया, कीवर्ड्स के बारे में डिस्कशन हो गया, और इसके बाद में इस पेपर का इंट्रोडक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके लिखने की अपनी एक शैली होती है। और आप एक रिसर्च पेपर को जब भी लिखते हो तो कम से कम आपको 30-40 पेपर्स के थ्रू डेप्थ में जाना होता है। उन पेपर में क्या लैंग्वेज है, कौन से ऑथर्स हैं, उनकी लिखने की क्या स्टाइल्स है। तो कोई भी रिसर्च पेपर लिखो उससे पहले उस टॉपिक से संबंधित कम से कम 30-40 पेपर आपको पढ़ने चाहिए। उससे आपके दिमाग में एक आइडिया बनेगी कि इंट्रोडक्शन है वो कैसे लिखा जाए। तो इंट्रोडक्शन के लिखने के भी कुछ कानून कायदे हैं इसमें। इसकी मेन बातें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन आप देने जा रहे हो, लिखने जा रहे हो, उसमें अपने टॉपिक के बारे में संक्षेप में परिचय जरूर देवें। क्रिएट सम कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। उस टॉपिक की कुछ भूमिका यानी उसका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसको यहाँ पर थोड़ा मेंशन करें। टेल योर रीडर अबाउट द रिसर्च यू प्लान टू कैरी आउट। आप जिस वर्क को आप कैरी आउट करना जा रहे हो उसकी आपकी प्लानिंग क्या है, ये भी आपको अपने रीडर के साथ मुखातिबी करनी चाहिए। स्टेट योर रैशनल, एक्सप्लेन व्हाई योर रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। इस बात का जरूर मेंशन करें कि आपका जो रिसर्च वर्क है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और विशेषकर जो स्टूडेंट सिनॉप्सिस सबमिट करने जा रहे हैं पीएचडी के रजिस्ट्रेशन से पहले, उस सिनॉप्सिस में भी इंट्रोडक्शन लिखा जाता है और उस इंट्रोडक्शंस में भी स्कॉलर को मेंशन करना होता है कि हम जो ये वर्क करने जा रहे हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड स्टेट योर हाइपोथेसिस। आपकी जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, उसको भी आप इंट्रोडक्शन में जरूर इंक्लूड करें। और एक रिसर्च पेपर लिखने से पहले उस प्रॉब्लम से संबंधित जितने भी रिसर्च पेपर है
वो आप जरूर कलेक्ट करें। कलेक्ट मैक्सिमम रिसर्च पेपर फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रिसेंट। अब जैसे मैंने इंडियन ब्लैक आइबिस पे मैंने पीएचडी वर्क किया, तो आईबीएस रिलेटेड करीब 300 रिसर्च पेपर मैंने सर्च इंजन के थ्रू, अलग अलग लाइब्रेरीज के थ्रू मैंने कलेक्ट किए। अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली ऑफ ईयर्स। अब आपके जो रिसर्च पेपर है उनको आप चैप्टर वाइज भी छांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल बर्ड पे जो बच्चे पीएचडी करते हैं, तो उसमें जैसे पॉपुलेशन रिलेटेड पेपर है वो एक जगह इकट्ठे कर लो, फीडिंग बिहेवियर से संबंधित रिसर्च पेपर एक जगह कलेक्ट कर लो, ब्रीडिंग बिहेवियर से संबंधित रिसर्च पेपर एक जगह कलेक्ट कर लो। अब एक पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित सारे रिसर्च पेपर आपने एक बंडल के अंदर अरेंज कर लिए। अब इनकी फिर सॉर्टिंग होगी। अब पॉपुलेशन से रिलेटेड मान लीजिए आपके पास 50 पेपर है, तो इन 50 पेपर को आप ईयर के बढ़ते क्रम में जरूर अरेंज करें। है जैसे 2017 के पेपर, इसका 2018 के पेपर, फिर 2019, 2020, 2021, 2022। क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखते समय रिसर्च ऑथर्स के जो नाम है वो क्रोनोलॉजी में लिखे जाते हैं। ये नहीं कि आपने 2022 का ऑथर का नाम पहले दे दिया, 2019 का बाद में दे दिया। तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर जो लाइन है उससे संबंधित जो वर्क है और उससे संबंधित वर्क के जो ऑथर्स हैं, इनका नाम ईयर वाइज यानी ईयर के बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा। इन सेम ईयर्स रिटर्न इन अल्फाबेटिकल पैटर्न। अब मान लीजिए 2022 में सपोज ब्लैक आइबिस के 5 पेपर आपको मिले। अब उन 5 पेपर के ऑथर अलग अलग है, तो उन ऑथर के नाम अल्फाबेटिकली लिखे जाएंगे। जैसे अग्रवाल, मान लीजिए 2022 में आपको ब्लैक आइबिस के ब्रीडिंग बायोलॉजी संबंधित कुछ पेपर मिले और उनके ऑथर है मान लीजिए अग्रवाल। अब अग्रवाल में ए पहले आता है एबीसीडी में, तो पहले ये टाइटल लिखा जाएगा। इसके बाद चोटिया सी बाद में आ रहा है, गाडोदिया जी बाद में आ रहा है, जांगीर जे बाद में आ रहा है, सोनी बाद में आ रहा है, टी तिवाड़ी बाद में आ रहा है। कई बार ये भी होता है कि एक ही ऑथर के 2-3 पेपर एक साल में पब्लिश हो जाते हैं या उसी जर्नल के अलग अलग इश्यूज में पब्लिश हो जाते हैं। उस केस में इनको ए और बी लिखा जाएगा। अब मान लीजिए तिवारी के सपोज 2 पेपर पब्लिश है, एक ही साल में 2 पेपर पब्लिश है, तो इंट्रोडक्शन में लिखते समय इनको तिवारी ए एंड तिवारी बी, तिवारी ए एंड बी। इस तरह मान लीजिए 3 पेपर पब्लिश हो तो तिवारी ए बी एंड सी, इस तरह इसको मेंशन कर सकते हैं। देयरफॉर दिस वर्क इज कैरिड आउट टू फिल अप दिस डाउटिंग गैप। अब आपका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन की जो लास्ट लाइन है उसमें ये लाइन आप जरूर मेंशन करें, देयरफॉर दिस वर्क इज कैरिड आउट टू फिल अप दिस डाउटिंग गैप। यानी आपके पास ओल्ड लिटरेचर भी है, आपके पास रिसेंट लिटरेचर भी है, और आपने इस टॉपिक को क्यों चूज किया, उसके पीछे आपका कोई मकसद होगा, कोई रीजन होगा, है कोई बीच में गैप रहा होगा रिसर्च एरिया में, तो उस गैप को फिलअप करने के लिए आप ये जो प्रोजेक्ट है, ये रिसर्च वर्क है, वो आप कैरी आउट करने जा रहे हो, तो इस तरह का मेंशन आप इसमें जरूर करें। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इंट्रोडक्शन के बाद में नेक्स्ट जो पहलू आता है दैट इज मटेरियल्स एंड मेथड्स। मटेरियल और मेथड्स ये बहुत इजी पार्ट है। आपने यदि खुद की कोई टेक्निक डेवलप की है, खुद आपने रिसर्च प्लान है, रिसर्च वर्क की जो स्ट्रेटजी है वो आपने अडॉप्ट करी है, तो उसको आप एकदम क्लियर कट रखें। आपने किसी दूसरे साइंटिस्ट द्वारा की मेथोडोलॉजी को आपने अडॉप्ट किया है तो वो भी आप यूज में ले सकते हो, और आपने खुद में डेवलप करी है तो आप खुद भी ले सकते हो। तो राइट इन डिटेल अबाउट द कंप्लीट प्रोसीजर फॉलोड बाय यू। तो आपने रिसर्च वर्क के दौरान जो भी आपने प्रोसीजर फॉलो किया है उसको आप डिटेल में जरूर लिखें। डिस्क्राइब अबाउट द स्टडी एरिया। आपने जो वर्क जहां किया है, आपने वाली अरावली हिल में किया है, नाहरगढ़ सेंचुरी में किया है, ताल छापर सेंचुरी में किया है या उत्तराखंड एरिया में किया है, तो वो स्टडी एरिया है उसका जिक्र इसके अंदर जरूर आना चाहिए। डिस्क्राइब द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड। आपने जो भी टूल्स और टेक्निक काम में ली है, अब सपोज हम स्टूडेंट्स को ऑर्निथोलॉजी पे रिसर्च वर्क करवाते हैं,
तो हमारे जो मुख्य जो हथियार है, मुख्य जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बाइनोकुलर होता है। अब बाइनोकुलर भी कई वैरायटी के हैं, जैसे 840 होता है, 1050 होता है, 12x60 होता है। तो जो भी आपने बाइनोकुलर काम में लिया है वो उसका मेंशन जरूर करें, किस कंपनी का काम में लिया है वो मेंशन जरूर करें। आपने मान लीजिए अंधेरे के अंदर, अंधेरे में आपने कोई ब्रीडिंग एस्पेक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उस केस में नाइट विजन का बाइनोकुलर है वो काम में आता है। तो उसमें इंफ्रारेड तरंगें निकलती है और आपको अंधेरे में एकदम साफ दिखता है। इसी तरह इसमें स्पॉटर स्कोप है। जैसे अब मान लीजिए आप किसी वाटर बॉडी में कोई आप वाटर बॉडी में पक्षियों की जैसे काउंटिंग करना चाहते हो। अब काउंटिंग करना चाहते हो तो वहां पर स्पॉटर स्कोप लगा के आप बैठ गए और जितने भी बर्ड्स आपको दिख रहे हैं उनको स्पीसीज वाइज आपने काउंट कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। इसी तरह कैमरा है, कैमरा रील वाला हो सकता है, डिजिटल कैमरा हो सकता है, मिररलेस कैमरे भी आजकल आ रहे हैं, उसका भी इसमें जिक्र होना चाहिए। इसके अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई प्रोसीजर है, कोई माइक्रोटोमी का प्रोसीजर हो सकता है, हिस्टोकेमिस्ट्री का हो सकता है, कैरियोटाइप का हो सकता है, डीएनए सीक्वेंसिंग की हो सकती है, फ्लो साइटोमेट्री का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक आपने यूज करी है उसका यहाँ पर जरूर मेंशन करें। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर जो आपने अडॉप्ट किया है, क्योंकि आपके पास जब डाटा कलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें स्टैटिक्स अप्लाई की जाती है जिसके अंदर मीन है, मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोरिलेशन है, टी टेस्ट है, काई-स्क्वेयर टेस्ट है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है। इसके अलावा ग्राफ बनते हैं, चार्ट्स बनते हैं, पाई चार्ट बनते हैं, हिस्टोग्राम बनते हैं, बार डायग्राम बनते हैं। तो ये स्टैटिक्स है। आजकल कंप्यूटर में एक्सेल प्रोग्राम है, बहुत एडवांस है और बहुत एडवांस लेवल की इसमें मैथमेटिक्स होती है। और ये रिसर्च पेपर में मैंने देखा है कि आजकल जो फॉरेन ऑथर्स के जो रिसर्च पेपर आ रहे हैं उसमें बहुत एडवांस स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है और एकदम क्लियर कट एनालिसिस इन सॉफ्टवेयर की मदद से देखने को मिलती है। एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय यू। इसके अलावा जैसे मान लीजिए बर्ड्स की सॉन्ग आपने रिकॉर्ड करी, सपोज आपने बर्ड्स में जैसे मैटिंग कॉल होती है, अलार्मिंग कॉल होती है, थ्रेटनिंग कॉल होती है, स्लीपिंग कॉल होती है, मॉर्निंग में अवेकनिंग कॉल होती है। अब अलग अलग कॉल को आपने मान लीजिए माइक्रोफोन के साथ रिकॉर्ड कर दिया। अब इन साउंड का आप ग्राफ यदि बनाना चाहते हो उस केस में आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें जैसे एक एवी सॉफ्टवेयर है जो बर्ड्स के सॉन्ग के एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। तो आपने जो भी टूल्स है, टेक्निक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो भी आपने यूज किया है, जो भी आपकी टेक्निक है उसको आप यहाँ मेंशन जरूर करें। जैसे मैंने वर्क में जैसे ब्लैक आइविस की फीडिंग के दौरान, फीडिंग की मैंने कई जगह के सैंपल ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड किए। अब अलग अलग फीडिंग हैबिट कौन से हो सकते हैं, जैसे म्यूनिसिपल गार्बेज डंपिंग स्टेशन है, ग्रेवयार्ड्स हैं, फार्म हाउसेज हैं, कैरकेस सेंटर है। अब अलग अलग हैबिटेट में फीडिंग बिहेवियर अलग अलग होता है। तो ये पक्षी मान लीजिए खड़ा है या चल रहा है या प्रोबिंग कर रहा है, फ्लाई कैचिंग कर रहा है, रेस्ट कर रहा है या पंखों को जैसे फड़फड़ा रहा है। तो आप किसी भी एक हैबिटेट पे जैसे खड़े हो गए या बैठ गए और आपने स्पॉटर स्कोप लगा के उस बर्ड को आप वॉच कर रहे हो और जैसे जैसे वो बर्ड्स करता है वो एक्टिविटी आप बोल रहे हो और वो एक्टिविटी आपके ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड हो जाती है और इसको फिर आप कंप्यूटर के द्वारा एनालिसिस कर सकते हो। तो इसके अलावा सिंगल सॉलिटरी फीडिंग होती है, कम्युनल फीडिंग भी होती है। तो कम्युनल फीडिंग में बर्ड्स का अलग बिहेवियर होता है, सॉलिटरी फीडिंग करता है तो अलग तरह का बिहेवियर होता है। तो इस तरह की जो नोटेशन है वो अलग अलग हैबिटेट में रिकॉर्ड हो जाती है। तो इससे एक बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस है, कॉन्क्रीट रिजल्ट है वो अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद में रिजल्ट्स है, ये आपकी अपनी फाइंडिंग है कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है उसका रिजल्ट जरूर आएगा। ये रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है कुछ रिजल्ट पुराने जो ऑथर्स हैं उनके द्वारा किए गए काम के साथ मेल खाता हो सकता है आपने कुछ नई ऑब्जर्वेशंस नोट की हो जो पहले के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व नहीं की हो। तो जो भी फाइंडिंग्स है वो इस क्राइटेरिया के अंदर लिखी जाती है
इट्स योर ओन फाइंडिंग, सो राइट इन इम्प्रेसिव लैंग्वेज व्हाट यू हैव सीन और ऑब्जर्व। अब जैसे ब्रीडिंग का जैसे ये पेपर है सपोज, अब ब्रीडिंग बायोलॉजी है ये, अब पेपर का टाइटल तो बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअल में इस एक रिसर्च पेपर के लिए कम से कम 4 महीने की कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन सुबह शाम चाहिए, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, तब जाके इस रिसर्च पेपर की ऑब्जर्वेशन है वो कंपाइल हो पाती है। और ब्रीडिंग एस्पेक्ट में जैसे आप काम कर रहे हो तो इसमें सबसे पहला जो एस्पेक्ट है कॉर्टशिप, यानी मेल फीमेल की पेयरिंग, उनकी बॉन्डिंग कैसे हुई। इसके बाद एक कॉपुलेशन है, कॉपुलेशन नेस्टिंग साइट पे हुआ, नेस्टिंग साइट से दूर हुआ है, किसी वाटर बॉडीज के पास हुआ, नेस्टिंग के दिन में कितने अटेम्प्ट हुए है, क्या नाइट में भी कॉपुलेशन की क्रिया होती है क्या। तो कॉपुलेशन के अंदर ये बातें सारी इसके अंदर ये ध्यान में रखी जाती है। इसके बाद नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर, अब मान लीजिए किसी एरिया के अंदर मान लीजिए 50 पीपल के ट्री अवेलेबल है, लेकिन नेस्ट केवल 5 पीपल के ट्री पे ही बनाया। अब अवेलेबल ट्री 50 है, लेकिन प्रिफर्ड ट्री 5 है। अब जिन 5 पीपल के प्लांट पे मान लीजिए इस बर्ड्स ने घोंसला बनाया है, तो उन पेड़ को भी आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें है कि वो पेड़ घना है, मोटा है डेंस है, उसमें फ्लाइट पाथवेज कितने हैं, घोंसला उसने कौन सी टहनी पे बनाया है, पहली बाइफर्केशन बनाया है, एकदम टॉप पे तो नहीं बनाया है। तो ये सारी नेस्ट प्रिफरेंस के बारे में। इसका बाद एग लेइंग, अब नेस्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो फीमेल के द्वारा एग लेइंग होती है, और इसको क्लच साइज भी बोलते हैं। हमारे किसी नेस्ट में 1 अंडा है, इसका मतलब क्लच सिंगल है, 2 अंडे हैं इसका मतलब क्लच साइज 2 है, 3 अंडे हैं इसका मतलब क्लच साइज 3 है, 4 अंडे हैं इसका मतलब क्लच साइज 4 है। और जनरल ये भी देखा गया कि जब रेनफॉल अच्छा होता है, एनवायरनमेंट में खाने का मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, उस केस में क्लच साइज बढ़ जाता है। और विशेषकर ड्रॉट जब होती है, बरसात कम होती है, जमाना कम होता है, उसमें क्लच साइज भी छोटी हो जाती है। एग लेइंग के बाद में इन अंडों को इंक्यूबेट किया जाएगा। अब इंक्यूबेट दिन में मेल फीमेल बारी बारी इसको इंक्यूबेट करते हैं, नाइट में केवल फीमेल है वो इंक्यूबेट करती है। तो ड्यूटी आवर है वो चेंज होती है, कितने आवर से चेंज होती है इंक्यूबेशन के दौरान। क्या बर्ड्स अपने अंडों को रोटेट कर रही है क्या है, उनके साथ और कोई बिहेवियर कर रही है क्या, ये सारी बातें इंक्यूबेशन के अंदर नोट की जाती है। और इंक्यूबेशन जब कंप्लीट होता है तो अंडे से फिर चूजा है बाहर निकलता है, और ये घटना हैचिंग के नाम से जानी जाती है। और हैचिंग के बाद में इस चूजे की मदर फादर दोनों उसको फीडिंग करवाते हैं, उसकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है, इसको नेस्टलिंग डेवलपमेंट बोलेंगे। नेस्टलिंग डेवलपमेंट के दौरान भी है उस बच्चे का पूरा नाप तोल है, उसका वजन है, चोंच की लंबाई है, टांगों की लंबाई है, पंखों की लंबाई है, ये सारी ऑब्जर्वेशन आ जाती है। और नेस्टलिंग के बाद में उसके पंख जब डेवलप हो जाते हैं तो वो अपने पंखों को फड़फड़ाने लग जाता है, और ये स्टेज फ्लैजलिंग के नाम से जानी जाती है। तो फ्लैजलिंग डेवलपमेंट का बिहेवियर है वो इसके अंदर मेंशन होगा। और बच्चा जब पहली फ्लाइट करता है अपने नेस्ट को छोड़कर, उसके बाद में भी वो अपने मदर फादर के साथ रहता है और लर्निंग करता है, तो ये पोस्ट फ्लैजलिंग डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अब आप देख रहे हो इसमें चैप्टर तो ब्रीडिंग बायोलॉजी का है, लेकिन इस ब्रीडिंग बायोलॉजी में कॉर्टशिप है, कॉपुलेशन है, नेस्ट बिल्डिंग है, नेस्टिंग बिहेवियर है, एग लेइंग है, इंक्यूबेशन है, हैचिंग है, नेस्टिंग डेवलपमेंट, फ्लैजलिंग डेवलपमेंट है, पोस्ट फ्लैजलिंग डेवलपमेंट, और इन सब की फोटोग्राफिक एविडेंस। क्योंकि ठीक है ना, आपने एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस की है और एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस को आप रिटन टेक्स्ट के रूप में भी पब्लिश कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोटोग्राफी का यदि सपोर्ट हो तो वो सोने में सुहागा है। अदरवाइज तो कई बार ब्लेम भी लगाया जाता है कि इन्होंने अपने मन से लिख दिया है कि अंडे में इंक्यूबेशन तो 35 दिन तक होता है और इन्होंने 25 दिन ही लिख दिया, या इंक्यूबेशन पीरियड मान लीजिए 28 दिन है, उन्होंने 40 दिन लिख दिया। तो कई बार बायस्ड इंफॉर्मेशन है वो पेपर्स में देखने को मिलती है, लेकिन फोटोग्राफिक एविडेंस हो यदि तो वो सबसे बढ़िया प्रमाण है। ड्रा गुड टेबल्स, एक्सेल प्रोग्राम में बहुत शानदार डिजाइनदार टेबल्स होती है, उन टेबल्स के द्वारा आप अपने डाटा को टेबल के रूप में कन्वर्ट करें। आप टेबल खुद भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे ब्लैक आइज में रोस्टिंग के जैसे हमारे पास डाटा थे,
अब रोस्टिंग के डाटा हमारे पास चूरू के भी थे जो अर्बन एरिया है, आसपास के गांव के भी थे। तो हमने इस टेबल में दो मेन कॉलम जैसे बनाए हैं, रूरल रूरल रोस्टिंग साइट, अर्बन रोस्टिंग साइट। अब इसमें भी कुछ रोस्टिंग साइट टेम्परेरी थी, कुछ परमानेंट थी। तो रूरल में फिर हमने बाइफेरकर कर दिया, टेम्परेरी रोस्टिंग साइट, परमानेंट रोस्टिंग साइट। इस तरह अर्बन में भी टेम्परेरी रोस्टिंग साइट, परमानेंट रोस्टिंग साइट। तो टेबल है वो आप खुद भी इजाद कर सकते हो, और एक्सेल प्रोग्राम में हजारों तरह के टेबल्स की डिजाइन है, वो आपको सजेस्ट भी करता है कि आपको कितने कॉलम चाहिए, कितनी रो चाहिए, है किस डिजाइन में चाहिए। एक्सप्लेन बाय चार्ट्स एंड ग्राफ, आपकी जो फाइंडिंग है इनको आप ग्राफ के द्वारा, चार्ट्स के द्वारा, डायग्राम के द्वारा भी व्याख्या इनकी आप कर सकते हो। और हायर लेवल की जो स्टैटिक्स है वो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि डाटा है तो उसमें रेनफॉल के डाटा भी है, ह्यूमिडिटी के भी है, टेम्परेचर की भी है, सनराइज सनसेट के भी है, विंड वेलोसिटी के भी हैं, और कोई तूफान आ जाता है उसके डाटाज भी है, सनराइज सनसेट के डाटा हैं। तो इन सभी डाटा के फिर मंथली एवरेज में निकलता है, एनुअल एवरेज में निकलता है, तो वहां पर फिर स्टैटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो हायर लेवल की स्टैटिक्स है वो आप हर वर्क के अंदर, चाहे वो लेबोरेटरी वर्क हो चाहे फील्ड वर्क हो, सब में एडवांस लेवल की स्टैटिक्स है उसको आप जरूर अप्लाई करें। और रिजल्ट के बाद में डिस्कशन है, ये इंटरप्रिटेशन है एक तरह का। आपने जो वर्क किया वो वर्क किन साइंटिस्ट से मेल खाता है, किन साइंटिस्ट से मेल नहीं खाता है। मेल नहीं खाता है तो आप अपने एक्सप्लेनेशन दें, मेल खाता है नो प्रॉब्लम। तो डिस्कशन लिखने के लिए कुछ ये मेन पैरामीटर्स हैं, रिटेट द रिसर्च प्रॉब्लम और स्टेट द मेजर फाइंडिंग्स। तो आपकी जो मेजर फाइंडिंग्स हैं उसको यहाँ पर आप हाईलाइट करें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। आपकी जो फाइंडिंग है उसका अर्थ क्या निकलता है, उसका कंक्लूजन्स क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। रिलेट द फाइंडिंग टू सिमिलर स्टडीज। आपकी जो फाइंडिंग है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो सिमिलर वर्क जो पहले किया जा चुका है उनके साथ उनको आप कोरिलेट करें। कंसीडर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस ऑफ द फाइंडिंग। आपकी जो फाइंडिंग है किसी दूसरे साइंटिस्ट से मेल नहीं खा रही है तो उसकी आप व्याख्या करें, है कि ये आपके डाटा अदर फाइंडिंग से डिफर क्यों है। एक्नॉलेज द स्टडी लिमिटेशंस। अब हर काम में अपने कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती है, तो लिमिटेशंस को भी आप जरूर एक्नॉलेज करें। एंड मेक सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च। और आपका जो वर्क है, आपने जो वर्क किया कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई एनसाइक्लोपीडिया होगा, उसमें और बहुत गुंजाइश हो सकती है। अब जैसे ब्रीडिंग बायोलॉजी है, इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन का पेपर जैसे हो सकता है। बर्ड्स की जो अलग अलग कॉल है उसको एवी सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करके एक अलग रिसर्च पेपर हो सकता है। तो कई पैरामीटर्स हैं, तो आप अपने पेपर डिस्कशन के एंड में आप सजेशन जरूर दें, है कि इस वर्क में ये गुंजाइश हो रहा है, फर्दर रिसर्च इसके अंदर ये पॉसिबल हो सकती है, ताकि जो यंग रिसर्चर है उन पॉइंट को देखकर उनमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और हो सकता है वो उस एस्पेक्ट पे अपना वर्क जो है वो प्रारंभ करते हैं। डिस्कशन के बाद में एक्नॉलेजमेंट। आपने जो काम किया है उस काम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन्होंने भी आपकी हेल्प करी है उसको आप धन्यवाद जरूर दें, उसको एक्नॉलेज जरूर करें। इसमें कोई भी फंडिंग एजेंसी हो सकती है, मान लीजिए यूजीसी ने, सीएसआईआर ने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने, या कोई एनजीओ है जिसने आपको फंड प्रोवाइड किया है, उसको आप यहाँ पर जरूर मेंशन करें। जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं उस संस्था को भी आप क्रेडिट दें, उस संस्था के जो प्रिंसिपल है उसको आप जरूर क्रेडिट दें, आपके जो डिपार्टमेंट के जो हेड है उनको भी आप जरूर इसमें मेंशन करें, और आपके वर्क को जिसने क्रिटिकल एनालाइज किया है उस साइंटिस्ट को भी आप जरूर इसमें मेंशन करें। जैसे कि मेरे प्रोजेक्ट का है, जैसे आई एम हाईली थैंकफुल टू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सेंट्रल रीजनल ऑफिस भोपाल for providing financial assistance for this work in the form of minor research project, and to Professor Peter Frederick, University of Florida, Dr. K.L. Bildstein, Director Research, Hog Mountain Sanctuary, Pennsylvania, and Dr. Malcolm Coulter,
chairperson of Stork Ivis and Spoonin Group for providing valuable literature and guidance. अब मैंने ब्लैक आइविस पे पीएचडी करी, उससे पहले मैंने 2 रिसर्च प्रोजेक्ट यूजीसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड मैंने कंप्लीट किए थे, और उस दौरान मेरा सैकड़ों साइंटिस्ट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस रहा, इंटरेक्शंस रहा, कोलैबोरेशंस रहा। तो जिन्होंने मेरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करी है, उसको मैंने इसमें जैसे उनका एक्नॉलेज किया है। इसके बाद रेफरेंस। हर चैप्टर के अंत में आपने देखा हुआ बिब्लियोग्राफी होती है, रेफरेंस होती है। हर पीएचडी थीसिस में रेफरेंस होते हैं। रेफरेंस लिखने के वैसे तो 10 तरीके हैं, लगभग 10 तरीके हैं, लेकिन साइंस के अंदर जनरली ऑक्सफोर्ड पैटर्न जो होता है वो हम काम में लेते हैं। अब रेफरेंस कई तरह के हो सकते हैं। कोई पुस्तक जिसको आपने यूज में लिया, ऐसी कोई पुस्तक जिसमें किसी साइंटिस्ट का पेपर या चैप्टर पब्लिश है, किसी भी कॉन्फ्रेंस की एडिटेड प्रोसीडिंग हो सकती है, एडिटेड बुक। इसके अलावा रिसर्च पेपर हो सकता है, रिव्यू आर्टिकल हो सकता है, पर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है, न्यूज़पेपर की कोई साइटिंग हो सकती है, और आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो ऑनलाइन मटेरियल है, काफ़ी अवेलेबल है, तो उसका वेब लिंक है, वो भी आजकल रेफरेंस में लिया जाता है। तो रेफरेंस के अंदर जैसे इसमें 3-4 है, मैं जैसे मेंशन कर रहा हूँ। जैसे अली एस एंड एस डी रिप्ले 1983, हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बॉम्बे, 733 पेज। हाँ, ये एक सेकंड ऑथर है। ये कोई किताब के अंदर कोई पेपर है, यानी कोई प्रोसीडिंग है या एडिटेड बुक है, उसके अंदर रिसर्च पेपर छपा हुआ है। बर्टमैन, पीसीआर 1978, लिविंग इन ग्रुप्स, प्रीडेटर्स एंड प्रे in behavior ecology, an evolutionary approach, edited by J.R. Crave and N.B. Davis, Blackwell Scientific Publications, Oxford, पेज नंबर 221 से 248। अब ये जो किताब है बिहेवियर इकोलॉजी, इसके एडिटर ये हैं, ब्लैकवेल साइंटिफिक पब्लिकेशन छपा हुआ है, और इस एडिटेड बुक में ये चैप्टर है, और ये चैप्टर 221 से 248 तक पेज का है। इस तरह ये रिसर्च पेपर है, जैसे बूटन एसएन एंड टीसी बूटन 2001, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस एंड नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर इन बफनेक आइविस इन द ब्राजीलियन पैंटानल वाटरबर्ड्स। वाटरबर्ड्स ये जर्नल है, 24वां इश्यू है, और साल में इनके 2 इश्यू एनुअल भी हो सकते हैं, बाई एनुअल भी हो सकते हैं, फोर्टनाइट भी हो सकते हैं। अब ये वाटरबर्ड है, मान लीजिए इसके सपोज 4 वॉल्यूम साल में निकलते हैं, तो ये सेकेंड इश्यू में जस्ट पब्लिश है। 24 मतलब ये जर्नल है वो 24 साल पहले से चल रहा है, तो 24वां साल है, और उसके सेकेंड इश्यू में आपका ये पेपर पब्लिश हुआ है, और ये 294 से 295 पेज तक पब्लिश है, यानी 2 पेज का है। इसके अलावा ये वेब लिंक भी है कोई है, क्योंकि हजारों वेबसाइट है, तो आजकल वेब लिंक है, उसको भी रेफरेंस के अंदर मेंशन किया जाता है। और पेपर के अंत में फिर अपेंडिक्स, क्योंकि आप छपने के लिए जब भी कोई पेपर भेजते हो तो पहला जो पेज होता है उसमें टाइटल होता है, ऑथर के नेम, डेजिग्नेशंस होते हैं। सेकंड पेज पे एब्स्ट्रैक्ट होता है, थर्ड पेज पे कीवर्ड्स लिखे जाते हैं, इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है अलग पेज पे, इंट्रोडक्शन, मटेरियल मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, ये कंटिन्यूस में आप ले सकते हो। इसके अलावा इसमें सपोर्टिंग जितनी भी टेबल्स हैं वो पेपर के एंड में अलग अलग पेज पे जैसे कंपाइल होगी। जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो प्लेट के रूप में लगेंगे। इसके अलावा एब्रीविएशंस भी है, जैसे मान लीजिए सपोज मान लीजिए कोई एब्रीविएशन है MGDS, इसका अर्थ क्या हुआ? म्यूनिसिपल गार्बेज डंपिंग स्टेशन। इसी तरह AFH, एग्रीकल्चर फार्म हाउस। तो कई बार पेपर में क्या होता है कि लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं, उनको एब्रीविएट करके आप उनको शॉर्ट में भी ले सकते हो, है कि वी ऑब्जर्व दीज बर्ड्स इन एग्रीकल्चर फार्म हाउस, AFH, म्यूनिसिपल गार्बेज डंपिंग स्टेशन। तो एब्रीविएशन है, ये भी एक अलग पेपर में हो सकती है, लेकिन ये जितनी भी अपेंडिक्स हैं ये पेपर के अंत में लिखी जाएगी।
अब ये पूरा पेपर जब कंप्लाई हो गया, उसके बाद में एक कवरिंग लेटर बनेगा। तो आप जिस भी जर्नल्स में इस पेपर को आप छपने के लिए भेज रहे हो, उसमें एडिटर के नाम से ये कवरिंग लेटर बनेगा। और कवरिंग लेटर में सबसे पहले टू है, इसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट है कि ये पेपर हम छपवाने जा रहे हैं, और उसके बाद में उसको है डियर सर, और उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दो, और लास्ट में योर सिंपैथेटिकली। और कवरिंग लेटर को सबसे ऊपर ही ऊपर है वो लगाया जाता है। और पहले तो रिसर्च पेपर है वो पोस्टल मेल के थ्रू जाते थे, एयर मेल के थ्रू जाते थे, लेकिन अब ज़्यादातर रिसर्च पेपर है वो ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं। ईमेल के थ्रू ही वो रेफरीज को भेजते हैं रिव्यू के लिए, और उनके जो कमेंट आते हैं उन कमेंट के बाद में इनकी री एडिटिंग होती है, रेक्टिफिकेशन होता है। और अपने पेपर जब भी आप छपाएं तो रिफर्ड जर्नल में छपाएं। भले उसमें टाइम लग सकता है, छपने में 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकती है, लेकिन उन रिसर्च पेपर की वैल्यू है, क्योंकि उनका साइटेशन बहुत बढ़िया होता है, उनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत बढ़िया होता है, और है उनकी इंडेक्सिंग कई जगह होती है। पेड जर्नल है वो एक बिजनेस है, एक बहुत घटिया बिजनेस है। लेकिन आज हमने देखा है कि आपने आज पेपर भेजा और तीसरे दिन तो पब्लिश हो गया, ऑनलाइन अवेलेबल है, और वो पर पेज चार्ज लेते हैं। पर पेज 500 रुपये है, पूरे पेपर के 2000 रुपये, 3000 रुपये। कई इंटरनेशनल लेवल के जर्नल है, अमेरिका से छप रहे हैं, जर्मनी छप रहे हैं, वो 10-10 हजार रुपये है चार्ज लेते हैं एक पेपर को पब्लिश करने के लिए। तो ये एक छोटा कंपाइलेशन है, हाउ टू राइट ए गुड रिसर्च पेपर। और रिसर्च स्कॉलर्स की डिमांड्स को देखते हुए ये व्याख्यान मैंने प्रिपेयर किया है, एंड आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। और आपके सुझाव है वो मैं आमंत्रित करता हूँ। इसमें कोई भी कमी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट के हैं आपके जो सुझाव है, मैं उसको स्वागत करूँगा, वेलकम करूँगा। और अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।